This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजनेस इनकम को स्टार्ट कर चुके हुए थे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। इसमें हमने बिजनेस इनकम को स्टार्ट किया था और हमने कहा कि बिजनेस इनकम को हम जो है वो कैसे रीड करेंगे कि इसके कंटेंट का एनालिसिस करेंगे। यानी हमारे पास इसके जो इनकम के 3 एरियाज हैं, सेक्शन 18 बिजनेस इनकम, स्पेकुलेटिव इनकम एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। ये हमारे इनकम के 3 एरियाज हैं बिजनेस के। उसके बाद हमारे पास थे सेक्शन 20 एक्सपेंडिचर्स अलाउड एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स, सेक्शन 21 इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स, ये हमारे पास थे। बेटा क्लास के अंदर आपने लॉगिन नहीं करना, प्लीज क्लास में लॉगिन नहीं करें आप। जी ओके। इसके बाद हमने एक इसमें सेक्शन 108 डिस्कस किया था। ये उसी असल में इनएडमिसिबल एक्सपेंस की एक टाइप थी कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को सप्लाई करें जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो एटीएल में नहीं है, तो उसके लिए कमीशन जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी। अभी हमारा जो करंट इशू था वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का, कि अगर आप एसेट को परचेज करें, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी। और दूसरा हमने इसके साथ हमारे पास कुछ सेक्शन थे जो डिस्पोजल के रिगार्डिंग बात करते हैं। वो हमारे सेक्शन का ये ग्रुप है जिसमें सेक्शन 76 बात करता है कि कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाएगी किसी एसेट की। उसके बाद सेक्शन जो है वो इसमें मेरा ख्याल है कहीं गलती होगी, ये डिस्पोजल का था, सेल प्राइस का 75, 76 का जो था वो कॉस्ट का, और इसमें सेक्शन 78 नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस एंड नॉन रिकग्निशन रूल्स, इसके ऊपर हम बात की थी हमने कैपिटल गेन्स के अंदर। तो उसके अंदर भी सेक्शन 37 के अंदर हम बात कर चुके हुए थे। असल में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है डिप्रिसिएशन की, जो हमने बात की थी उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। उसी इशू के ऊपर आज हमारी दोबारा बात होगी। हमने इसमें एक न्यूमेरिकल किया था, अगर आपको याद हो, 12.5। ये नोट्स आपके सामने हैं। इसमें मैं आज आपको कुछ समरी पहले मैं डिप्रिसिएशन की करवा दूंगा, उसके बाद हम इसके कुछ और इश्यूज को हम लेकर चलेंगे। जी, डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो बेसिक हमने बातें की, जरा मैं पहले वो आपको रिवाइज करवा दूं। हमने डिप्रिसिएशन में एक बात ये की थी, एक हमने कहा कि जो हमारी डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर होगी। नंबर 1, एसेट का डिप्रिसिएबल होना लाजमी है। और इसके बाद हमने इसमें दूसरी जो बात ये डिस्कस की थी कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स कहते हैं। अंडर सेक्शन 23, और इसमें मेरे मुताबिक अभी तक सिर्फ एक ही एसेट है और वो है आपके प्लांट एंड मशीनरी। इसके और इसका जो इनिशियल अलाउंस का रेट है वो है 25%, राइट। जो डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं उनके ऊपर डिप्रिसिएशन होगी। डिप्रिसिएशन का मेथड क्या अडॉप्ट होगा, अब ये सवाल था।
हम इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करेंगे, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझ लें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे। फिर हमने बात की थी कि इसके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारे पास 10% है बिल्डिंग का, राइट। उसके बाद हमारे पास है जी 30% हमारे पास कंप्यूटर और आईटी इक्विपमेंट्स का, और इसमें रेस्ट ऑफ दी जो हमारे एसेट्स हैं उनका 15% डिप्रिसिएशन रेट है। रैम को अगर आप कर लें तो वो 100% के ऊपर वो पहुंच जाता है। ये हमारी बातें इसमें हुई थी। फिर हमने कहा कि ये डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। हमने कहा जिस साल आप इसको अक्वायर करेंगे एसेट को, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन 50% डिप्रिसिएशन लेंगे आप। यानी जैसे कि आपकी बिल्डिंग की लेट्स सपोज के वैल्यू है, वो लेट्स सपोज के 100, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये है, तो इसका डिप्रिसिएशन रेट कितना है 10% नॉर्मल हालात में। तो जिस साल आप अक्वायर करेंगे उस साल क्या करेंगे, इसका 50% लेंगे। ये इसका एक फॉर्मूला है, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि जब एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, उस वक्त भी सेम यही होगा कि उस वक्त उसकी जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसका 10% इंटू 50% उस साल भी ये होगा। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि सर अगर हम सेम ईयर में एसेट को अक्वायर करें और उसी साल हम इसको सेम ईयर में डिस्पोज ऑफ भी कर दें तो फिर क्या करेंगे। फिर आप डायरेक्ट उसकी सिर्फ 50% डिप्रिसिएशन ही लेंगे, right? If the asset is acquired in the same year and disposed of in the same year, तो फिर हम डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे, उसकी 50% उसकी हम चार्ज करेंगे। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका तो अलग होगा। इनका सवाल ये है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हमने कोई एसेट, मल्टीपल एसेट्स हैं हमारे पास, कोई एक्वायर भी कर रहे हैं और डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं, जो एसेट डिस्पोज ऑफ होगा उसका मैं अभी बताता हूँ, जो पिछले साल वाले एसेट्स हैं उसका तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो हमारा नॉर्मल तरीकेकार है उन तमाम एसेट्स के ऊपर जो आप एक्वायर करेंगे ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020, ये उनके ऊपर है। अब सवाल ये है कि अगर एग्जाम के अंदर हमें एसेट्स मिले और वो डिस्पोजल हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा जिस एसेट की डिस्पोजल हो रही है, अगर तो वो अक्वायर किया गया था इस डेट को, तो फिर तो वही 50% उसकी डिप्रिसिएशन लेंगे। अगर वो एसेट एक्वायर किया गया अप टू 30 जून 2020, तो फिर आपने एग्जाम में उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं लेनी। ये एग्जामिनर क्लियर कट आपको बताएगा कि उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कब से उसको एक्वायर किया हुआ था, फिर उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये हमने डिप्रिसिएशन के बेसिक रूल्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसमें एक और बात भी डिस्कस की थी, वो ये थी कि आपने जब एग्जाम में फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो उसका एक जनरल पैटर्न क्या होगा। तो हमने कहा कि आप एग्जाम में सबसे पहले अगर मल्टीपल एसेट्स हैं तो उनका ओपनिंग बैलेंस लिख लें। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, आप इस पे इसको हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग लिख लें, प्लांट एंड मशीनरी इसको बना लें, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, कंप्यूटर आईटी इक्विपमेंट्स है, ये सारे इस तरह लिख लें। इनके आप क्या करें, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस पहले लिख लें आप, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद इसमें आप क्या कर लें, एडिशन, फिर इसमें कर लें आप डिलीशन। जो एसेट्स आपने एक्वायर किए वो ऐड कर दें अगर एग्जाम में मौजूद है, और जो एसेट्स आपने डिस्पोज ऑफ किए उसको भी आप यहाँ पर लिख लें। ये एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में डिप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेस करना है इनिशियल अलाउंस, और वो किस पे लेना, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ये आप चार्ज करेंगे। फिर आपने डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करनी है ना, जो मैं समझता हूँ मेरी राय के मुताबिक आप अलग अलग करें।
जो एसेट्स एडिशन हो रही है उसकी डिप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करें, जो एसेट डिलीट हो रहे हैं, डिलीशन जो आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं उनकी डिप्रिसिएशन अलग करें। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि वो एसेट कब खरीदा गया। अगर तो एसेट यहाँ पर 2020 यकम जुलाई 2020 से पहले वाले हैं तो फिर आप उसकी डिप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं करेंगे, और अगर वो एसेट उसके बाद वाले हैं तो 50% लेंगे। ओके, उसके बाद जो बाकी आपकी जो नॉर्मल एसेट्स बच गए यानी बैलेंस जो है उसकी डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करें। तो आपकी जो फिगर आएगी जो एग्जाम में आपको चाहिए, ये बिल्कुल जो है ना ये वाली फिगर होगी, हमें चाहिए होती। फिर आप दूसरी वर्किंग एग्जाम में करें, यहाँ जो डिलीशन हो रही है ना उसकी कैलकुलेशन करें, उसकी एग्जाम में वर्किंग बना लें 2, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स उसकी यहाँ पर आप बनाएं। अच्छा, अब जरा गेन की बात कर लें। गेन के ऊपर भी हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो ये है कि आप गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस। अच्छा, यहाँ पर भी देखा जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कहीं कम तो नहीं है, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, यहाँ एक चीज आपने नोट करनी, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। यहाँ एक चीज मैं पहले क्लियर करता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं एक डेटा आपके सामने प्रोड्यूस करने लगा हूँ। देखिए, एक एसेट था जिसकी एग्जामिनर ने हमें वैल्यू बताई हुई है, एसेट है उसकी वैल्यू बताई, उसने कहा इसको हमने परचेज किया था एट रुपीज 100,000। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसकी, 1 लाख का हमने कोई एसेट परचेज किया था। अब एग्जामिनर आपको उसकी अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू भी देता है और एग्जामिनर आपको टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू भी बता देता है और खामोश हो जाता है। अज्यूम करें कि वो खामोश हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा जी इसकी अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो है 60,000 और टैक्स में इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 40,000, और एक बस इतना डेटा उसने आपको बताया और खामोश हो गया। इसका क्या करें, इसको कैसे एग्जाम में हैंडल करना, देखिएगा। यहाँ एग्जामिनर ने अगर आपको अकाउंटिंग और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू बताई है तो असल में वो आपसे 2 कैलकुलेशंस करवाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप अकाउंटिंग गेन भी कैलकुलेट करें और टैक्स बेस्ड गेन भी कैलकुलेट करें। जब ये दोनों गेन कैलकुलेट कर लें तो फिर आपके पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है एग्जाम के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें इसकी एडजस्टमेंट करें। जो भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर है, हमने क्योंकि बेसिकली प्रॉफिट को कन्वर्ट किसमें करना है, टैक्सेबल इनकम। प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट करना होता है, टैक्सेबल इनकम में। अब इसी क्वेश्चन में अगर देखें अकाउंटिंग गेन कैसे आएगा, अच्छा सॉरी इसमें सेल प्राइस भी बताएगा आपको। वो कहते हैं जी एसेट बिक गया हुआ है हमारा 2 लाख रुपए का, अज्यूम करें कि इसकी सेल प्राइस ये है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब देखिएगा अकाउंटिंग गेन कैसे आएगा हमारा, वो आएगा सेल प्राइस माइनस अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, वो है 60,000। ठीक है, तो आपका अकाउंटिंग में गेन कितना है 140,000, टैक्स में गेन कितना है 200,000 माइनस 40,000, 160,000। अब देखिएगा अकाउंटिंग गेन इस प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा ना, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। और ये वाला जो है ये कुछ भी नहीं हुआ, जो हमारा ये अमाउंट है इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे, ये एडजस्टमेंट पड़ेगी। तो एग्जाम में बाज औकात एग्जामिनर हमें ये बता देता है कि इतना अकाउंटिंग गेन कैलकुलेट हुआ है। अगर ये वाली फिगर वो खुद से आपको कैलकुलेट कर दे तो इट्स ओके, उसकी रिवर्सल डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में एक दफा उसने क्या किया, उसने ये कहा कि इसका अकाउंटिंग में लॉस आया हुआ है। मैं जरा इसकी थोड़ी सी और तशरीह करने लगा। उसने कहा कि इसकी जो अकाउंटिंग रिटर्न वो जो है अकाउंटिंग में लॉस है जबकि टैक्स में गेन है। अब जरा बात ध्यान से सुनिए। उसने लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं, वो कहता है जी इसका जो अकाउंटिंग के मुताबिक उसमें लॉस है 100 रुपए का उस एसेट में, तो लॉस क्या हुआ होगा, माइनस।
लेकिन जब हमने टैक्स में गेन कैलकुलेट किया तो हमें पता चला भाई इसमें तो 200 का एक्चुअली गेन आ रहा है टैक्स के मुताबिक। ये गेन कैसे है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी है। और ये गेन कैसे है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब एडजस्टमेंट कैसे पड़ेगी? देखें, आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये माइनस हुई है ना अमाउंट, ये वाली अकाउंटिंग लॉस वाली, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड अकाउंटिंग लॉस। ये एब्रीविएशन नहीं एग्जाम में यूज करना, बस मैं जरा ऐसे ही। और ये वाली अमाउंट ऐड होनी चाहिए थी, इसको ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे ऐड टैक्स गेन, तो इसको भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर रिवर्सल ऐसे होगी। एनी हाउ बात करने का मकसद ये है कि जो चीज गलत माइनस हुई है उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो गलत ऐड हुई है उसको क्या करना है? माइनस करना है। ऐड एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो आपने टैक्स गेन कैलकुलेट किया 160,000, ये 40,000 नहीं आना चाहिए था? कहाँ पे? यस सर, यहीं पे, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से। 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे 140 आना चाहिए। सर टैक्स गेन ये वाली इसकी बात कर रहे हैं? सर, टैक्स गेन की सर। सेल प्राइस कॉस्ट से तो क्या कहा मैंने? ज्यादा है सर, परचेज 1 लाख का किया सेल। बेटा ऐसे सर सेल प्राइस सेल प्राइस जो है वो 2 लाख है और परचेज हमने 1 लाख। हाँ जी सर परचेज 1 लाख रुपए का किया है और सेल प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है। जी तो जी। जब हमारी सेल प्राइस ज्यादा होती है तो फिर वही हमारी कॉस्ट बन जाती है। तो ये आप खुद बताएं कि आप क्या गलती कर रहे हो। सर यहाँ पे सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस आ जाना था, तो गेन जो मानना था वो 40,000 था ना, इक्वल टू टैक्स WDV। नहीं बेटा, वो मेरी बात सुनो। आप जो गलती कर रहे हो वो ये कर रहे हो, ये रूल सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है मेरी लाल। बेटा ये सिर्फ रूल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मैंने सिर्फ कोई एसेट लिखा हुआ है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, समझ आ गई। हाँ, ये जो रूल है ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होना है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर तो आपने मुझे अभी आने नहीं दिया। ये आप जो बात सवाल कर रहे हो वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसकी सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से महंगी होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी आज जो टैक्स डिप्रिसिएशन होगी, जो आपने क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, वही उसका गेन हो जाएगा। ये उसका रूल है। ये अगर मैं इस एसेट को आपके मुताबिक इस एसेट को अज्यूम करूं कि ये बिल्डिंग थी, लेट्स सपोज, तो फिर टैक्स गेन कितना होगा? अब यहाँ पर ये सवाल है कि टैक्स गेन कितना होगा। राइट, देखिएगा आपका 100 का एसेट था, वो 40 का हो गया। तो आज आपने कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की है? 60,000 रुपया। यही गेन कैलकुलेट किया जाएगा। ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए ये वाला रूल है, मैं तो इसके अलावा किसी एसेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने रूल जो मैं आपको बता रहा था कि जो चीज माइनस हुई है उसको ऐड करना है, रिवर्सल डालनी है, जो ऐड हुई है उसको माइनस करना है, जो ऐड होनी चाहिए तो उसको ऐड करेंगे, जो माइनस होनी चाहिए उसको माइनस करेंगे। चलें दोबारा समरी के ऊपर आते हैं। तो ये तो एक जनरल रूल था कि आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। फिर हमने इसमें बात की कि अगर एसेट पार्शियल यूज में हो, पार्शली यूज्ड एसेट, पहली बात यह है कि अगर एसेट पार्शली यूज होगा तो आप उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले इसकी हमने बात की डिप्रिसिएशन की। तो पार्शियल यूज एसेट की जो डिप्रिसिएशन होगी वो भी पार्शियल ही होगी। प्लस इसका जो आपने गेन कैलकुलेट करना है, उस गेन को कैसे लेकर चलना, देखिएगा फॉर्मूला नॉर्मल यही है, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फिर मार्केट विच एवर इज हायर। इसमें आप करेंगे टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, प्लस इसमें एक चीज आप ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, डिप्रिसिएशन नॉट, इस फार्मूले में ये चेंज आएगी। अच्छा, उसके बाद हमने एक बात की
कि अगर एसेट जो है वो आपका बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने डिस्पोज ऑफ किया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू थी। तो इसको हम क्या कर देंगे, सेल प्राइस माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये उससे खत्म हो गया। तो वही जो भी आपने बात मेरे से पूछी थी वो होगा गेन इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। सेम यही हम एक्सपोर्ट के केस में भी करते हैं। जब हम एसेट को एक्सपोर्ट करेंगे उस केस में भी आपकी आज तक जो आपने उस एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज की है वही आपका गेन भी बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात की। उसके बाद एक जो चीज मैंने आज आपको क्लियर भी करनी है वो क्या है कि अगर कोई व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है तो जी थैंक यू, उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट अलाउ है वो है 25 लाख रुपया। ठीक है, यानी आपको अगर एग्जाम में बता दिया जाए कि ये 50 लाख की गाड़ी है तो आपने इस पे डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी, डिप्रिसिएशन चार्ज इस पे करनी है, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसी के ऊपर बेस करेगी। अच्छा, एक तो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर जो है ये क्या है, एक क्लैरिफिकेशन रात को मुझे मिली है। इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो ये होगा कि इसका हम लिखेंगे गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। फॉर्मूला जनरल वही है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू यानी जो 25 लाख की है, ये नॉर्मल पे नहीं लेंगे ना, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई हमने करना है 25 लाख ओवर जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, जो भी एग्जाम में आपको गिवन होगी, एक्चुअल कॉस्ट जो है उस पे ये नया फैक्टर इसके अंदर ये भी हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस की थी, इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम करते हैं कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का जो लॉ ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसमें रात को मैंने क्लैरिफिकेशन एक तो पहली बात है कि अगर आपको एग्जाम में सिर्फ कार गिवन हो तो आप इसको लिखेंगे एग्जाम में नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, अप्लाइंग फॉर हायर आप लिखेंगे। अच्छा, अब उसके अंदर बाकी जो गाड़ियां हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, लॉ में कहीं मुझे मिला नहीं है, ये खालिद साहब ने मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं इनको भी हम अप्लाइंग फॉर हायर ही लिखेंगे, अप्लाइंग फॉर हायर ही इनको लेंगे, ये उनकी जजमेंट है। वो गाड़ियां जो मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके जा रही होती हैं, गुड्स को जो है वो करने के लिए लेके जा रहे हैं, उन तमाम गाड़ियों को हम अप्लाइंग फॉर हायर ही लेंगे उनको, यानी दूसरे अल्फाज में इन गाड़ियों की टोटल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएट करें, यानी इनकी जो डिप्रिसिएशन होगी इन गाड़ियों की वो हम टोटल डिप्रिसिएशन लेंगे, प्लस इनका जो गेन का फॉर्मूला होगा वो भी नॉर्मल ही होगा, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस, ये नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ कार लिखा हो, व्हीकल लिखा हो, तो उसके लिए आपने उसको क्या करना है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर ही यूज करना है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर हम दोबारा अपने टेक्स्ट को आज थोड़ा सा डिस्कस करें कि हमने इसको जो चीजें थी, आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है अमोर्टाइजेशन का। इनिशियल लॉस को हम डिस्कस कर चुके हुए थे। ठीक है, इसकी ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी थी। अब आपको क्लियर होगी बात कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर किसको कहते हैं, इसमें तो इशू नहीं है। जो हाँ ट्रांसपोर्टेशन, यानी उनके मुताबिक इनका सवाल ये है कि कोई भी गाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होगी उसको कहाँ लेंगे आप, तमाम गाड़ियां जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होगी आप उनको अप्लाइंग फॉर हायर में लेंगे। बेशक वो मुसाफिरों को लेके जा रही हैं, जैसे डेवो की गाड़ी है,
वो भी अप्लाइंग फॉर हायर है। उबर वाली गाड़ियां भी अप्लाइंग फॉर हायर हैं। जो लोग गुड्स फॉरवर्डिंग का काम करते हैं वो भी अप्लाइंग फॉर हायर है। ये जो आपके ट्राले चल रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, जो सामान को ले जा पोर्ट के ऊपर लेके जाते हैं, ये भी अप्लाइंग फॉर हायर में ही आएंगे। वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज को गाड़ियां ले जाने के लिए यूज होती हैं, बड़ी गाड़ियां जो हैं, उनको भी अप्लाइंग फॉर हायर ही कहना चाहिए। ये डेफिनेशन मैं एग्जाम में मैंने कोई इसका नहीं देखा, लेकिन ये खालिद साहब की जजमेंट है कि कल मुझे उन्होंने कहा है कि इसको हमें अप्लाइंग फॉर हायर में ही ले जाना चाहिए, बिकॉज लॉ इज साइलेंट। कोई अच्छा एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर व्हीकल का वर्ड यूज करता है ना, इट इज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। इसके ऊपर ज्यादा एग्जामिनर ने कोई बहस नहीं की हुई, बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी तक हमारे पास डिस्कशन है नहीं। दोबारा सुन लें, जो गाड़ियां एग्जामिनर क्लियर कट बता दे कि ये गुड्स के लिए, मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल हो रही है, एम्प्लॉयज के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वो 1 करोड़ रुपए की है, तो आप उसको अप्लाइंग फॉर हायर ही समझें और पूरी कॉस्ट को कंसिडर करें। लेकिन डिप्रिसिएशन वही होगी पहले साल में 50%, जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो 50%। जी बेटा, आपका कुछ सवाल है? जी जी, अच्छा वो फार्मूला लिखा दो। ये कह रहे हैं कि वो जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का मैंने लिखवाया था, ये है। हाँ जी जी, अगर उसकी कॉस्ट अगर 60 लाख है, 25 लाख की डिप्रिसिएशन होगी, तो बकाया टैक्स में कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। गाड़ी खरीद ली आपने, पैसे लग चुके हुए हैं। 60 लाख की गाड़ी, इनका सवाल ये है कि अगर 60 लाख की गाड़ी मैंने एक्वायर की है और उसको डिप्रिसिएशन तो 25 लाख पे मिल रही है, तो जो बाकी जो पैसे हैं वो किधर जाएंगे? वो गाड़ी आप एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी सीट लगी हुई है, एयर कंडीशन अच्छा है उसका, 60 लाख की गाड़ी है, आप एंजॉय करें। डिप्रिसिएशन टैक्स में 25 लाख पे ही मिलेगी। जब बेचेंगे उस वक्त सेल प्राइस पूरी आएगी। वो गाड़ी बिकी है 50 लाख की फॉर एग्जांपल, उस वक्त नहीं करना कि 25 लाख पे प्रोपोर्शन करना, उस वक्त यही आपने करना है कि आप सेल प्राइस उसकी एक्चुअल ही लेंगे। ये वाली, ये सेल प्राइस आप एक्चुअल ही लेंगे, बस उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगा क्या, यहां आप लिखेंगे 25 लाख, तो डिवाइड कर देंगे 60 लाख के ऊपर, तो देखें वही प्रोपोर्शन हो गया ना, रेशो बन गई, कम हो जाएगी, सेल प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये सेल के टाइम के ऊपर आपको फायदा होगा इसके ऊपर। जी, और कोई सवाल? उसके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस मिलेगा। तो पहले साल अगर हमने उसको ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, इनका सवाल ये है कि अगर हमने लेट्स सपोज के 2021 के अंदर प्लांट एंड मशीनरी यूज किया, लेकिन ट्रायल प्रोडक्शन जो है वो 2022 में शुरू हुई, ठीक है, तो यहां आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी, यहां इसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया नहीं, मैं आपको करवा देता हूं। लेट्स सपोज कि आपका 1 लाख रुपए का प्लांट है, तो आपने ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट की, यानी अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। कमर्शियल प्रोडक्शन से मुराद ये है वो माल जो मार्केट में जाके बिकने के काबिल है वो नहीं हुआ, अभी आप ट्राई कर रहे हैं उसके ऊपर कि यार माल ठीक हो जाए, ठीक चीजें तैयार हो जाए, तो इसको आपके ऊपर डिप्रिसिएशन मिल जाएगी। अज्यूम करें कि ये 1 जुलाई 2020 के बाद का है, तो डिप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपया इंटू 15% इंटू 50%, तो ये आ गई डिप्रिसिएशन हमारी 7500। ये माइनस कर दें तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 92,500। ये आ गई, ये हमारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 92,500। ये हमारा अगले साल का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब दूसरे साल में आ गए। इस साल आपको इनिशियल अलाउंस मिलना है। अब देखिएगा इनिशियल अलाउंस क्या, इनिशियल अलाउंस जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे नहीं होता, वो कॉस्ट पे होता है। तो आपको मिलेगा 1 लाख का 25%, तो वो आप माइनस करेंगे। ये माइनस क्यों करेंगे कि लॉ कहता है कि
डिप्रिसिएशन का रेट रिटर्न डाउन वैल्यू पे चलना है और रिटर्न डाउन वैल्यू में कॉस्ट में से माइनस करके ही आती है। इसको माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 67,000। इस साल फिर आपको इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगी एट द रेट ऑफ 15%। इसका 15% कैलकुलेट करें। हाँ जी 10125 ये इस साल की डिप्रिसिएशन होगी। तो इस साल का टोटल एक्सपेंस कितना होगा ये दोनों मिला के, तो ये हो जाएगा 35,125। इस साल की ये डिप्रिसिएशन है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करनी। इस साल की कितनी डिप्रिसिएशन है 7,500। अगर ये सीन हो कि आपने प्लांट को यूज किया लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन इधर स्टार्ट हो रही, तो फिर ये वाले ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अवेलेबल का यूज के लिए लेकिन हमने ट्रायल भी यूज नहीं किया, अभी परचेज किया है तो फिर एप्लीकेशन होगी। हमने क्वेश्चन किया था, इनका सवाल ये है कि हमने 2021 में इसको परचेज कर लिया लेकिन अभी ट्रायल प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई, कोई रेनोवेशन हो रही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12.5 था किताब का, तो फिर इधर ये डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, ये सारा आप यहीं से स्टार्ट करें। आपको डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस दोनों फिर 2022 में ही मिलेंगे, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ ना, अभी सिर्फ पड़ा हुआ है, आपने उसको भी कुछ काम कर रहे हो उसके ऊपर, ये भी यूज नहीं हुआ। अच्छा जी, ये हमारा इसमें आ गया था जी, इनिशियल अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमने आज जो काम करना है वो है अमोर्टाइजेशन को हमने जरा डिस्कस करना है। आपने बताया कि अगर सेम ईयर में एक्विजिशन और डिस्पोजल हो तो 50% होगा, लेकिन अब ये कौन सा ईयर होगा? अगर 1 जुलाई 2020 से बाद वाला और उससे पहले वाला सबके लिए 50% की होगी। हाँ जी, 1 जुलाई 2020 तक जो भी एसेट एक्वायर किए हैं वो सारे के सारे 50% की डिप्रिसिएशन मिलेगी। तो पहले अगर वो सेम ईयर में परचेज हो उसी टैक्स ईयर में आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में इंशाल्लाह, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं देगा वो। अभी तक इसमें नहीं आया जी, इधर आ बेटा। अच्छा जी, इसको अभी हम चलें थोड़ा सा, और कोई अगर इशू है। अच्छा, एक इसमें इशू है जो मैं सिर्फ डिस्कस कर लूं आपके साथ, वो ये है कि अगर कोई बिजनेस वो एग्जेम्प्ट था किसी साल में और फिर किसी दूसरे साल में जाके टैक्सेबल हो गया, लोग इसमें करते क्या थे? लोग करते ये थे कि इस लेट्स सपोज के ईयर 1, 2, 3, 4 में जाके टैक्सेबल हुआ, वो तीनों साल डिप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करते थे, वो डायरेक्ट जाके 4 में डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे, इनिशियल लॉस भी ले लेते थे। अब उसकी वजह से टैक्स वालों को नुकसान होता था, तो लॉ ने कहा बेशक आपका कारोबार जो है वो इस साल भी एग्जाम्प्ट था, थर्ड ईयर में भी एग्जाम्प्ट था, लेकिन होगा क्या कि आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे सो दैट कि आप यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू में आ जाए। ये एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन सेक्शन 22 का एक हिस्सा है, एक क्लैरिफिकेशन है। मिसाल के तौर के ऊपर ये देखिएगा एक एग्जांपल, Exempt Limited was incorporated in 2017. Its business income was exempted for 2 years. Under the income tax laws, it purchased building, plant and car in 2017. The depreciation for the year 2019 shall be computed as follows. तो आप इसको कर लें कि लेट्स सपोज इसको 2019 को हम 2022 कर लें, ठीक है ना, 19, 20, 21 और 22, इसको 17 कर लें, इसको भी चेंज करके आप इसको भी 2-3 साल आगे ले आए। तो अब क्या होगा, देखें ये यहाँ पर एग्जाम था, यहाँ पर भी एग्जाम था, लेकिन प्रॉपर लॉ की एप्लीकेशन होती रहेगी। सवाल ये है कि इस साल जाके ये टैक्सेबल हुआ, तो इस साल की डिप्रिसिएशन क्या होगी हमारी, ये वाली, दिस वन। यानी प्रॉपर पैटर्न के साथ ही आप चलते आ रहे हैं, ऐसे जैसे कि आप इन सालों में टैक्सेबल थे। ये नहीं होगा कि आप इसको पहला साल, जिस साल टैक्सेबल हुए उस साल को पहला साल नहीं समझना, जिस साल से आप एसेट को यूज करते आ रहे हैं आप उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते रहेंगे, बेशक आप एग्जेम्प्ट है। जाहिर बात है जब एग्जेम्प्ट होंगे तो इनकम भी एग्जेम्प्ट है, तो एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं होते।
लेकिन आप इन तमाम सालों की कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो जो रिटन डाउन वैल्यू आएगी आपकी 2019 का ओपनिंग जो बैलेंस आएगा वो एक नॉर्मल प्रोसीजर से आएगा। ठीक है, ये मेरे नोट्स में बात थी, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं। पैसेंजर व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, ये हम बात कर चुके हुए हैं। इसकी ये कैलकुलेशन मैंने आपको, ये देखिएगा कैलकुलेशन यहाँ पर गिवन है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एक गाड़ी है, ABC Enterprise purchased a car for its use. The cost of the car was 6 million. इन्होंने कहा जी 60 लाख की गाड़ी है, ठीक है। In the third year this car was sold for 5 million. ले जी का इसमें एक्विजिशन भी आ गई और डिस्पोजल दोनों को कैलकुलेट करके दिखाया गया आपको। Purchase in 2021. Allowed cost for depreciation purposes 25 लाख इतने की थी, लेकिन नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। देखें अगर फ्लाइंग फॉर हायर होती तो मैं यहाँ 60 लाख ही लिखता, तो चूंकि ये नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है तो ये आ गई। तो पहले साल क्या हुआ, इनिशियल अलाउंस मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, खालिद साहब जो है वो इसको मशीनरी समझ के कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर एग्जाम में आए इसका है गाड़ी का, कंप्यूटर का, खालिद साहब कंप्यूटर को भी एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट ले रहे हैं और कार को भी एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट ले रहे हैं। मैं इसको ज्यूम नहीं कर रहा, उसका आपने एग्जाम में जो रेफरेंस देना है वो देना थर्ड शेड्यूल का। थर्ड शेड्यूल में जो रेट है इसका इनिशियल अलाउंस का वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का है और वो 25% है। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 the depreciation rate initial allowance rate is only given for the plant and machinery, that's it. तो डिप्रिसिएशन पहले साल कितनी आ गई 7.5%, यानी 50% ऑफ द 15%, ये डिप्रिसिएशन आ गई पहले साल की। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये वाली। डिप्रिसिएशन फॉर 2020 वो कितनी आ गई 15% ऑफ जो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है उसका आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर दिस ईयर। डिप्रिसिएशन फॉर 2023 मैंने थोड़ा सा इसको मजीद आगे ले गया। अब देखिएगा इस साल अक्वायर किया था तो 50% डिप्रिसिएशन मिली, इस साल आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया तो यहाँ भी 50% डिप्रिसिएशन मिल गई, ये कैलकुलेशन करवा दी। अब हमने इसको तीसरे साल में जाके बेच दिया, किस किया, तीसरे साल में जाके बेच दिया। जरा देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या था, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 मिलियन माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। कितने की बिकी 50 लाख रुपए की, मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, ये वाली 1818203। तो देखें ये आंसर आ रहा है 265130। नहीं, आपकी कैलकुलेशन से पहले ही मैंने कर लिया है, मेरी कैलकुलेशन चेक करें आप, कैलकुलेशन कहा है मैंने जी, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है इसमें वो आ गई, ठीक हो गया। तो ये अच्छी इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको ईयर ऑफ परचेज में भी कैलकुलेशन आ गई, ईयर ऑफ डिस्पोजल की भी आ गई, साथ उसकी वो भी होगी। शायद इसमें मैंने दूसरी इलस्ट्रेशन दी है, ये मैंने आगे कैलकुलेशन भी की हुई है जी। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये हम बात कर चुके हुए हैं, उसकी एक शर्त ये है, अगर ये शर्त नहीं पूरी हो रही तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मल में फॉल करेगी जी। हो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका सवाल ये है कि यहाँ पर जो रिटर्न डाउन टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है वो क्या 25 लाख से ज्यादा हो सकती है, द आंसर इज नो, क्योंकि इस वैल्यू को जब आप रिड्यूस करेंगे डिप्रिसिएट करेंगे तो इससे कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ वो गाड़ी जो प्लाइंग फॉर हायर थी, प्लाइंग फॉर हायर थी, उसकी तो जो डिप्रिसिएबल वैल्यू है वो तो 60 लाख है ना, तो उसको जब डिप्रिसिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू तो आ सकती है, लेकिन नॉट प्लाइंग फॉर हायर की
टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये असूल है। ओके, ये आ गया जी डिस्पोजल ऑफ जब भी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो फौरन देखना है कि उसकी सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं है। दोबारा सुन लें, जब भी एग्जाम में डिस्पोजल का वर्ड आए आपको तो आपने देखना है कि ये एसेट जो है क्या इसके ऊपर मैंने 50% डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है या नहीं करनी। दो ही चीजें होंगी ईयर ऑफ डिस्पोजल में, दो ही चीजें होंगी। मेरी स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? यस सर। जी थैंक यू। जी ठीक है जी, तो ये बात आपने देखनी है। ईयर ऑफ एक्विजिशन में देखें, ईयर ऑफ एक्विजिशन के अंदर, ईयर ऑफ एक्विजिशन के अंदर बेटा आपने लेनी ही 50% डिप्रिसिएशन है, ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि हम टैक्स ईयर 2022 की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपने देखना है कि किसके ऊपर ये आनी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, आपने एसेट को एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए मैं स्टॉक इन ट्रेड की बात नहीं कर रहा, दोबारा सुन लें, स्टॉक इन ट्रेड की बात नहीं कर रहा। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट से मुराद है कि आपने अपनी किसी फॉरेन ब्रांच में एसेट को भेज दिया तो इसको भी एक्सपोर्ट ऑफ एसेट ही समझा जाएगा, या आपने इसको सेल कर दिया। जिस सूरत में भी आपने किया यही रूल लगेगा कि आज तक उसकी जितनी डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हुए हैं वो सारी की सारी गेन में कन्वर्ट हो जाएगी। एसेट डिस्पोज ऑफ इन अ ग्रुप, इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम में आपने क्या करना है। अगर आपके पास एसेट हैं एक्स वाई और जी तो आपने सबसे पहले इनकी फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वो लिखने के बाद यहाँ आपने उसकी सेल प्राइस लिखनी है। लेट्स सपोज कि ये 100, ये 200 और ये 100 हो गई, तो ये हो गई 400। ये एसेट आपने बेच दिया 300 में। सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? 100 डिवाइडेड बाय 400, 200 डिवाइडेड बाय 400, 100 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो यहाँ इनकी सेल प्राइस आ जाएगी। हर एसेट का गेन और लॉस अलग अलग कैलकुलेट होगा, तो ग्रुप के अंदर गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने एसेट को अक्वायर किया है तो यही आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक इसमें मैं आपको चीज बताता जाऊं, ये वाली चीज क्या है। जॉइंट ओन्ड बाय अ टैक्स पेयर एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इशू क्या है ये सुनिएगा। असल में ये इशू है सेक्शन 28 का। चलें उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। सेक्शन 28 चलें पढ़ लेते हैं साथ ही। सेक्शन 28 है, असल में ये टाइटल है प्रॉफिट ऑन डेट का। प्रॉफिट ऑन, सूद को काले पेन से लिखते हैं। लें जी, कि सवाल ये है कि आपने इंटरेस्ट पे किया, क्या ये एक्सपेंस अलाउ है? सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेंस अलाउ है, ये है सवाल। लॉ क्या कहता है, सेक्शन 28 क्या कहता है? अच्छा अब एक बात सुनिएगा, जो इंटरेस्ट किस पे होता है? लोन के ऊपर। एक होता है लोन, आपने पैसा लिया, देखें जरा लीज और लोन को समझिएगा। आप बैंक गए, आपने कार परचेज करनी थी, बैंक ने आपको लोन दिया, आपने गाड़ी परचेज कर ली। इंसान दा पुत्र बीआरबी को कुछ नहीं कह रहा, ये गाड़ी है, लेमोजिन है ये। ठीक है, ये गाड़ी आपने क्या किया, पैसे लिए और गाड़ी ले ली। अब सुनिएगा,
अब सुनिएगा, आप इस लोन के ऊपर बैंक को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। एक और तरीका भी होता है, बैंक कहता है कि भाई आप मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो? आप कहते हैं गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी बैंक ले लेता है। ये किसकी ओनरशिप है? बैंक की। और बैंक गाड़ी आपको दे देता है। ये पेमेंट किसने की है? बैंक ने। ये पेमेंट किसने की है? बैंक ने। बैंक ने आपको गाड़ी ले दी। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप बैंक को इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्लस इसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसकी इंस्टॉलमेंट किस्त भी दे रहे हैं, प्लस इसकी इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं, या तकाफुल कह लें, ये आप दे रहे हैं। तो आप बैंक को कितनी चीजें दे रहे हैं? इसकी माल के ऊपर इंटरेस्ट, उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी इंश्योरेंस। ये बात जरा समझने वाली है, जरा गौर से आपने समझना, जिन्होंने अकाउंटिंग का, जिनको नहीं पता। अब सवाल ये है, जरा सुनिएगा, जब मैंने लोन लेके गाड़ी ली तो मेरे दो खर्चे आ रहे हैं। देखिएगा इस डायमेंशन में, पहले देखें, मैं जरा ग्रीन कलर से करता हूं कि अगर आपने लोन लेके गाड़ी ली तो आपके ऊपर सेक्शन 28 एप्लीकेबल हुआ। वो इंटरेस्ट जो आपने बैंक को दिया वो अलाउ है, पे कर दिया या करना है? पे कर दिया या अलाउ? लॉ कहता है ये एक्सपेंस माइनस कर लो। लेट्स सपोज कि इस साल आपने 100 रुपया इंटरेस्ट दिया। दूसरा, चूंकि ये एसेट आपका है तो सेक्शन 22 के मुताबिक आपको इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी मिल जाएगी। लेट्स सपोज कि आपकी 200 की डिप्रिसिएशन है, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 300 का। ये बात सुन लीजिएगा, अगर अकाउंटिंग में आपने कोई डिप्रिसिएशन चार्ज की है उसकी रिवर्सल डाल देंगे नॉर्मल। यानी अब ये एसेट आपका है, आप बैंक को सूद दे रहे हो, ये एक्सपेंस भी अलाउ है, और आपने क्या किया? बैंक से आपने डिप्रिशिएट किया एसेट, क्योंकि आपका है, डिप्रिशिएबल एसेट है। ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया ना? आपने बैंक से लोन लिया, उस लोन के ऊपर बैंक को सूद दे रहे, खर्चा है ना आपका, तो एक्सपेंस अलाउ है आपको। ठीक है? अच्छा, दूसरा ये है कि आपका एसेट है, आपने डिप्रिशिएट किया, सेक्शन 22 भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जो बैंक को सूद दिया वो भी खर्चा, गाड़ी डिप्रिशिएट हुई ये भी खर्चा, दोनों एक्सपेंस अलाउ है। अब क्लियर है? अच्छा, अब इधर आ जाएं। आपने गाड़ी ले ली है लीज के ऊपर। ये जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा इस सूरत में क्या है, ये बात जरा गौर से सुननी है। लीज एसेट के एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? लीज्ड एसेट के एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले उसका जो इंटरेस्ट होता है, ये मैं बात करने लगा हूं IFRS की, अकाउंटिंग की, या IAS कर लें। अकाउंटिंग के मुताबिक इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस, आपने 100 रुपया दे दिया। इंश्योरेंस, ये भी आपका एक्सपेंस, आपने 10 रुपए इंश्योरेंस भी दे दी, लेट्स सपोज। प्लस आप इस एसेट को डिप्रिशिएट भी करेंगे, आपने डिप्रिशिएट किया 200, ये भी आपका एक्सपेंस। समझ आ रही? तो अगर आपने एसेट को लीज करवाया तो आपका खर्चा कितना आ रहा है? 210। थ्री 210 आपने लिखा था जी, 310 हो गया। समझ आ गई मेरी बात की? तो इसमें ये फर्क है, पहले ये फर्क समझे, ये फर्क है। अब देखिएगा कि आपने एक्चुअली बैंक को जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो हो सकता है कि आपने 1000 की पे की है। इस इंस्टॉलमेंट के ये कह रहा है, अच्छा नहीं, वो मैसेज सवाल था। क्या सवाल पूछ रहा था? ऐसे ही था। अच्छा, ये जोहेब, इनके जरा मैसेज बंद करो यार। अच्छा जी, आपने बैंक को इस साल 1000 पे किया,
1000 की आपने प्रीमियम पे कर दी, इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब जरा बात सुनिएगा, अब इसके अंदर प्लीज, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? आपका इंटरेस्ट, कॉस्ट और इंश्योरेंस, तीनों चीजें शामिल हैं। जरा बात सुनिए, आपको एग्जाम में जब डेटा मिलेगा तो एग्जामिनर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लॉ कहता है कि भाई मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि तुमने क्या पे किया, अगर ये गाड़ी लीज्ड है तो ये कुछ भी अलाउ नहीं है, ना इस एसेट की इंश्योरेंस अलाउ है, ना इस एसेट की इंटरेस्ट अलाउ है, ना इस एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन अलाउ है। ये जो आपने इंस्टॉलमेंट या दूसरा इसका नाम होता है रेंटल, ये सारी की सारी रेंटल अलाउ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बारहा एग्जाम में आई हुई है। तो लीज एसेट का हम क्या करेंगे? लीज एसेट का हम ये करेंगे कि हम इसमें प्रॉफिट में दोबारा ऐड बैक कर देंगे 310 और हम इसमें से लेस करेंगे 1000। लीज एसेट के ऊपर दोबारा सुन लें, इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं है, इंश्योरेंस भी अलाउ नहीं है और डिप्रिसिएशन भी अलाउ। वो जो रेंटल आपने बैंक को पे की दैट इज टोटली अलाउड, वो एक अलाउ होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक और बात सुनिएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें डाउन पेमेंट भी तो करते हैं ना, उसका क्या करें? नॉट अलाउड, वो डाउन पेमेंट आपको अलाउ नहीं होती। दो शक्लें हो गई, तीसरी शक्ल आ गई कि आपने गाड़ी किराए पे ली है, रेंट। इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज इसका नाम होता है, जिसको रेंट ए कार कहते हैं ना, रेंट आर। अच्छा, यहां स्टूडेंट बाज बात ये सवाल करते हैं कि सर ये जो गाड़ी है ये किस पर्पज के लिए यूज हो रही है? क्या कंपनी यूज कर रही है या एम्प्लॉय को दी गई है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए है? बेटा ये इसके लिए हो, एम्प्लॉय के लिए हो, कंपनी के लिए हो, जिस सूरत में भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस यूज में ही हो रही है। एम्प्लॉय को दे दी फिर भी बिजनेस यूज में है, कंपनी खुद यूज कर रही है वो भी बिजनेस यूज में है, हर सूरत में बिजनेस के ही यूज में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिएगा, एम्प्लॉय के लिए रूल अलग है। एम्प्लॉय के लिए गाड़ी अगर लोन से ली गई तो रूल और है। वॉइस इशू लिखा हुआ है, वॉइस नहीं है, वॉइस इशू जी। अच्छा जी, अब देखें, हम कहते हैं जी हमने गाड़ी ऑपरेटिंग लीज पे ली, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, उस सूरत में क्या करेंगे? एग्जामिनर कहता है कि उसने इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की 3 लाख रुपए की और उसने उसका रेंट भी पे कर दिया 50,000, लेकिन ये रेंट ए कार वालों से ली है, ये बैंक से नहीं ली हुई। ये रेंट ए एक्सपेंस कितना है? ये एक्सपेंस नहीं है। कितना एक्सपेंस है? ये एग्जामिनर कहता है कि उसने 350,000 ही एक्सपेंस आउट कर दिया हुआ है, सारे का सारा ही, तो ये गलत है। इसको ऐड करेंगे और 50,000 को एग्जाम में से लेस कर देंगे, जो गलत चीज है। अब एक और बात सुनिएगा, इसकी आखिरी बात, ठीक है? एक मैं चीज आपको बताने लगा, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस होते हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। ये किसके हैं? स्टेट बैंक के। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रूडेंस कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं अक्लमंद आदमी को, जहीन को, जो हिकमत के तहत अपने फैसले करता है, उसको प्रूडेंट कहते हैं। प्रूडेंस अप्रोच कहते हैं, यार बड़ी इसकी प्रूडेंस अप्रोच है। तो स्टेट बैंक ने कुछ रेगुलेशन इशू किए हुए, वो एक वक्त आता है कि लोन की एक लिमिट लगा देता है कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते। वो क्या कहता है कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते। उस सूरत में लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूं कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने ABL से लोन लिया या लीज करवाई, उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हुए हैं। लोन के ऊपर भी और लीज के ऊपर भी आपको अलाउ है। उसने ABL बैंक से लोन लिया, इसकी लिमिट खत्म हो गई। XYZ ने एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम था ABC लिमिटेड।
इसकी अप्रूवल ले ली कि जनाब ये कंपनी जो है मैंने बनाई है सिर्फ लोन लेने के लिए, क्योंकि मेरी लिमिट खत्म हो चुकी हुई है। ठीक है, इसको कहते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या कहते हैं इसको? एसपीवी, स्पेशल यहां व्हीकल से मुराद ऑर्गेनाइजेशन है। ये टेक्निकल टर्म है जो नॉर्मली अमेरिकन यूज करते हैं। एसपीवी, किसी शख्स को किसी खास मकसद के लिए इनॉग्रेट करना, उसको हम एसपीवी कहते हैं। आपने किसी से पैसे लेने, वो नहीं दे रहा, किसी शख्स को आपने कहा यार फलां शख्स से तुम मेरी रिकवरी करके लेके आओ, तो वो आपके लिए एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। व्हीकल यहां से मुराद गाड़ी नहीं है, यहाँ व्हीकल से मुराद कोई इदारा, कोई शख्स है जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अब आपने एबीसी ने क्या किया, एबीएल को अप्लाई किया, एबीएल ने इसको लोन दे दिया या इसने लीज करवा ली। लेकिन असल में क्या है कि एबीसी ने आपको ये लोन दे दिया या ये उसने गाड़ी आपको दे दी, इंटरेस्ट आपने एबीसी को दिया, एबीसी ने इंटरेस्ट आगे बैंक को दे दिया या रेंटल पे कर दी। लॉ कहता है कि भाई अगर आप डायरेक्टली बैंक से लो लोन या लीज करवाओ तो आपको इंटरेस्ट भी अलाउ है और रेंटल भी अलाउ है, और अगर आप अपनी एसपीवी को इंटरेस्ट दो या रेंटल दो तो ये भी आपको अलाउ है। यानी दूसरे अल्फाज में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, लोन डायरेक्ट ले लें या इनडायरेक्ट ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात थी असल में, सारी कहानी मैंने सेक्शन 28 की मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। एक और बात भी इसमें है, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर लोन हम जो है वो दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है कि आपने सैलरी देनी है, तनख्वाह देनी है, आपने स्टॉक परचेज करना है, ठीक है, आपने रिपेयर करवानी है, यानी जो रूटीन के मैटर्स हैं उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आप इस पर्पस के लिए लोन। दूसरा ये है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, फिक्स एसेट के लिए चाहिए। क्या लोन का जो इंटरेस्ट है दोनों सूरतों में कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। आप ये लोन लेके सैलरीज दे दें, स्टॉक परचेज कर लें, आप इससे कोई भी काम कर लें या उससे फिक्स एसेट परचेज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको फिर भी अलाउ हो जाएगा। तो मैं जरा इसको अगर कंक्लूड करूं आपके सामने तो ये बड़ा सादा सी बात बन जाती है कि भाई आप लोन लेके सैलरीज पे कर दें, फिक्स एसेट परचेज कर लें, लोन डायरेक्ट आप किसी बैंक से ले लें, आप एसपीवी से ले लें, ठीक है, ये आपको अलाउ है। रेंटल भी आपको क्या है, अलाउ है। लीज्ड एसेट के ऊपर एडवांस अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, टोटल जो रेंटल होगी वो अलाउ होगी। राइट, ये था जी आज का हमारा इशू। इसमें जो असल चीज थी जो मैं पढ़ाने लगा था वो ये थी, ये वाली। अब लेकिन लॉ ने एक यहाँ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा provided that where a depreciable asset is jointly owned by a taxpayer and Islamic financial bank। दोबारा सुनिएगा, अगर आप ट्रेडिशनल बैंक से लेंगे जो सूद का लफ्ज इस्तेमाल करता है वहां पर रेंटल अलाउ है, जो मैं रूल बता चुका हूं। लेकिन अगर आपने किसी इस्लामिक बैंक से, मौलवी बैंक से जिसकी दाढ़ी है बैंक की, उससे अगर आपने गाड़ी लीज करवाई तो वो ऐसे ही है जैसे आपका अपना एसेट है, तो आपके ऊपर सेक्शन 22 फिर लगेगा। दोबारा सुन लें, एसेट आपने लीज करवाया तो सेक्शन 28 लगेगा, फिर आपको रेंटल अलाउ होगी, ठीक है। अगर एसेट आपका ओन्ड है तो आपके ऊपर सेक्शन लगेगा 20, डिप्रिसिएशन मिलेगी, सीधी सी बात। लेकिन अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीज करवा ली तो फिर भी आपके ऊपर नॉर्मल एसेट गिना जाएगा, ये इसको लीज नहीं कहा जाएगा। इसको ऐसे ही जैसे आपका एसेट है, बेशक अभी आपने किस्तों में पैसे देने हैं, लेकिन ऐसे ही है जैसे आप एसेट
खरीद चुके हुए हैं। अब समझ आ गई? इस्लामिक बैंक से अगर एसेट लीज करवाएंगे तो ऐसे ही है जैसे आपने एसेट को खरीद लिया हुआ है। लोन का वही होगा, लोन का नॉर्मल रूल है। सिर्फ ये किसके लिए है, ये देखिएगा, इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज द केस में बी परसुएंट टू एन अरेंजमेंट ऑफ दिस द डिप्रिसिएबल एसेट शैल बी ट्रीटेड टू बी होली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। ये बात थी जो मैं कह रहा था, ठीक है जी। तो आपने काम करना है कि अब जो है आपने इस जो सेक्शन 76 है इसकी कल हम एप्लीकेशन भी साथ करेंगे। सेक्शन 77 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। VVVIIP ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ के आना है, फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। This conference will now be recorded. वो क्या मैसेज कर रहा था उधर? हाँ जी, वो गलत लोग एंटर हो गए। जी मेरा बेटा जरा हाँ जी। क्वेश्चन किया था 12.5 ये कब का है? ये 11 दिसंबर का है ना? कल जो आपने क्वेश्चन किया था 12.5 जी जी। उसमें प्रीवियसली एक्सपेंसेस जो थे उसमें हम लोगों ने 65 किया था ऐड और इधर जो